सर इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। आपकी पार्टी की तैयारी है, क्योंकि आपकी पार्टी तेलंगाना के बाहर भी चुनाव लड़ रही है कई सूबों में। तो तेलंगाना की डेट्स का 30 नवंबर को है और राजस्थान में 23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहाँ पर हमारे एमएलएज हैं और जहाँ पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की इसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे सर इस चुनावों में? तेलंगाना और राजस्थान में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? देखिए, हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, पर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी एक वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा होगा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहाँ जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएंगे। इतने सीट पे लड़ने वाले सवाल है और तेलंगाना में आप 8 सीटों पे लड़ते रहे हैं, तो अब क्या 8 से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम जो है फिर से रिपीट करेंगे, बीआरएस की सरकार बनेगी। तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप बीआरएस के बी टीम हैं, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया कि आप बीआरएस की बी टीम? हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तायद कर रहे थे, तो इनको जब याद नहीं आया, ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेकुलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, एमआईएम पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जबकि किरण कुमार रेड्डी अर्सवाल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असेंबली में एमआईएम पार्टी के एमएलए इनका साथ दिए थे। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं? अभी रातों की नींद हराम हो जाएंगे अगर पूरे नाम बोलूंगा तो। ये चलता है, इनकी ये मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो हिपोक्रेसी है इन लोगों की। इनका ये पॉलिटिकल एरोगेंस है और इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इन लोगों की। जो आप 8 सीट पे तो सवाल किए थे साहब, आप उस पर जवाब दीजिए सर। क्या उससे ज्यादा आप कितने सीट पे लड़ेंगे? अभी तो आज डेट्स आए मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद फिर आपका नॉमिनेशन की डेट आएंगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इंतजार करिए आप। नहीं सर, आप ही कहते हैं कि एमआईएम 24/7 और 12 महीना काम करती है, तो आप तैयारी तो हाँ, तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है,
फैसला कब होगा? जब फैसला लेने का अभी तो टाइम है ना। अभी तो आप देखिए नोटिफिकेशन आएगा तेलंगाना का 3 नवंबर को, फिर लास्ट डेट होगा। हाँ विड्रॉल इज नहीं, वो तो विड्रॉल नहीं भाई, नॉमिनेशन का डेट आएगा ना। हाँ तो करेंगे, जल्दी क्या है, आपको इतनी फिक्र क्या है? फिर भी नहीं, हम तो आपको दो बातें, भाई ने असेंबली में कहा था नहीं, कि ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। आपको हम दो अहम बातें तेलंगाना के बारे में बताए हैं। नंबर 1, जहां कहीं से भी एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, हम तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर चुके हैं, कर रहे हैं कि आप एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को 30 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और दोबारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री तीसरी मर्तबा के लिए, तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, और ये दोगले जो लोग हैं जो आरएसएस से आकर, बीजेपी से आकर, जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया, उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर जा सके। आपका इशारा रेवंत रेड्डी पे था, जो आपने कहा कि RSS KCR met him in Delhi and said, "Please take me to NDA. I will give my CM chair to my son. He wants to meet you as well." अच्छा, That's what Prime why are you not saying that the Prime Minister also said that KCR gave money to Congress in Karnataka? आदि बात नहीं खाना आप लोग, बोले ना, प्रधानमंत्री भी बोले ना। तो अब आप बोलिए सच्चाई क्या है? एक तरफ केसीआर पैसे भी दे रहा कांग्रेस को, पैसे दिए ना करना। अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। दो पार्टीज को आप ही चला रहे हैं, बिल्कुल। हाँ? दो पार्टीज को आप ही चला अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा मेरे भाई, पूरी पॉलिटिकल पार्टी। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा। मैं तो अल्लाह, हम सब लोग क्या बोलते कठपतली हैं, हाँ, वो दुनिया अल्लाह चला रहा। आप जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टिव जुमला निकाल रहे हैं, मगर दोनों जूसी हैं। मगर आप ये सोचिए कि कैसा प्रधानमंत्री है कि एक तरफ ये भी बोल रहे, एक तरफ वो भी बोल रहे। माने प्रधानमंत्री का बोलने का मकसद क्या है कि गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर, वो मतलब है उनका। अब आप बोलिए कि मेरे से आके मिले और फिर कांग्रेस को पैसे भी दे रहे। प्रधानमंत्री खुद एक चीज को पकड़ लेना, और अगर कोई कांग्रेस से लोग बोले तो फिर ये भी बोले। अगर वो सच बोल रहे तो कई बातें सच निकल जाएंगी, फिर आप लड़ ही नहीं सकेंगे मोदी से। आपने कहा कि आरएसएस से और दूसरी पार्टियों से हाँ। आके चोला बदल के कर रहे हैं, आपका इशारा रेवंत रेड्डी की तरफ था? बिल्कुल, मैं तो खुलेआम बोल चुका हूं। 1999 के असेंबली इलेक्शन में जब हमारे लेट मरहूम सैयद सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जनाब किशन रेड्डी बीजेपी के कैंडिडेट थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको किशन रेड्डी के साथ काम करते हैं बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद। अरे मैं देखा हूं, मैं देखा हूं ना। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं। अरे था, कैसा नहीं थे? परिषद के अरे मैं देखा हूं, 2 जगह पे देखा हूं। नॉमिनेशन फॉर्म किशन रेड्डी डालने आए थे, खैरताबाद में ऑफिस था आरओ का। फिर गुडी मलकापुर मार्केट जो उस वक्त कारवान कैसा था, मैं देखा हूं। माने ये ऐसा है ना कि ये 2 पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है, आप देखते होंगे गांवों में या शहरों में हर कोर्ट के सामने एक बेचारा बैठता है कुर्सी टेबल डाल के, आइए हम नोटरी कर देंगे, आ जाइए ना, आ जाइए नोटरी कर देंगे। ये दोनों बैठे नोटरी दुकान में और बोलते जबान निकालो, लगाओ सेकुलर, तुम नेशनलिस्ट। ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये दोनों बैठे हैं दुकान डाल के, इनका मामला वही है। अब भाई अब आप बताइए, जो बीजेपी से आ रहा है वो हमको कह रहा है कि हम हैदराबाद के नहीं महाराष्ट्र के हैं। अरे भैया, तू तो बात कर रहा है गोलवालकर की जबान में, तुम बात कर रहे हो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में, तुम बात कर रहे हो राजू भैया की जबान में, तुम बात कर रहे हो प्रेजेंट सरसंघचालक की जबान में, तुम वो पूरी किताबों का निचोड़ हो तुम, जो आरएसएस के लोगों ने लिखी है। आरएसएस भी तो यही कहती है कि यहाँ के नहीं है ये लोग, वो जबान में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है वो। सर, आपने कहा कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये है,
तमाम बातें कही, तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? देखिए हम तो पब्लिकली ये बात को कह चुके हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी होगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, पहले हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं, दीगर सर आपके जो फ्लोर लीडर है और आपके भाई भी है, उन्होंने सोनिया गांधी के ओरिजिन पे क्वेश्चन किया। हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहाँ के, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के हैं, हम कहीं नहीं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के नहीं है। हमारा मानना यह है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उनका पहला कदम यहाँ पर था। हाँ, हमारा वहां से शुरू हो रहा मामला, हमारा वहां से शुरू हो रहा। आप क्यों दादा परदादा पे जा रहे हैं? वहां से शुरू हो रहा। हाँ सर, सोनिया गांधी हाँ, चलो बोल। सोनिया गांधी की सर क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैंपेन करने जाएंगे? राजस्थान में आपके कैंडिडेट, राजस्थान में तो जाना ही जाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स हैं वहां पर, कैंपेन करेंगे। क्योंकि 7 दिन पहले राजस्थान में है, फिर उसके बाद मैंने 21 तारीख को कैंपेन खत्म होगा राजस्थान में, और तेलंगाना में खत्म हो जाएगा 28 को, तो दोनों जगह सर जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने नहीं बताया। अभी हम बात करके बताएंगे, 1-2 दिन में बता देंगे आप। सर आप तेलंगाना में 26 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें माइनॉरिटी वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नहीं, तेलंगाना में हर वोट इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी है, हिंदू वोट में अपर कास्ट का इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हमारे कम्मा भाई हो, वेलमा हो, रेड्डी हो, ओबीसीज में मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवाज हो, पद्मशाली हो, दलित में माला माडिगा है, सबको वोट डालने का है। और सब मिलके मुझे यकीन है कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमजोरियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नजर आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है, और पीसफुल तरीके से। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज आगे आकर कहा कि हम अपनी मीलाद की रैली को 3 दिन बाद कर लेंगे। ये पूरी हमने, बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के मुसलमानों ने पूरी देश को एक राह दिखाई। और जब ये फैसला यहाँ पर लिया गया, सब जगह पर लोग ऐसा लिए फैसला, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सर आप पूरी सवाल नहीं सुने। ये जो 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाता है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 119 पे इलेक्शन हो रहा, 26 पे नहीं हो रहा। नहीं, आप, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बीआरएस को सपोर्ट करने के नहीं, लिए आप सुनिए, करेंगे। नहीं, ये अरे आप बोल दिया ना, अभी और क्या बोलूं तुम्हारे। 26 पे मैं तो आप, अरे बाबू, मैं क्या बोला हूं, सुनो, तुम रिवाइंड करके देख लो। सर कई राज्यों में, राजस्थान खासतौर पे अगर बात करें, जिक्र करें, राजस्थान में उन्होंने भी बिहार की तर्ज पे कास्ट सेंसस को उन्होंने बोला है कि हम कास्ट सेंसस लेके जाएंगे। एमआईएम पार्टी का आपका क्या रुख है कास्ट सेंसस? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से हमने डिमांड किया कि आप पूरे देश में कास्ट सेंसस कराइए, बल्कि इससे बढ़कर हमने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। बल्कि इससे ज्यादा हम ही नहीं कहा पार्लियामेंट में कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी वुमेन का हिस्सा मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, और हम ही थे जिन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स को वोटिंग कराई। कांग्रेस ने तो मोदी जी का साथ दिया। ओबीसी से क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? क्या तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस? अरे पूरे देश में होना चाहिए, क्यों आप तेलंगाना बोल रहे हो? तो पूरा कंट्री में होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को करना चाहिए कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है कि जब चिदम्बरम ने उसको करवाया था तो रिलीज क्यों नहीं किया? उसको रिलीज कर देना चाहिए था यूपीए की सरकार को। आपने उसको क्यों रिलीज नहीं किया? माने जिम्मेदारी आप पर भी आती है, खाती आप भी हैं। ऐसा क्या अनकंफर्टेबल हो गया आप उस रिपोर्ट में देखकर? वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी 2014 से पहले ओबीसी का सेंसस की, जिसको मनमोहन सिंह की और कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा उसको। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो ये कास्ट सेंसस पे डिसीजन लिया, उसको इंडोर्स करते हैं, उसको समर्थन करते हैं, उनको बोलते। अरे अभी अब क्या है, अभी तो चुनाव सामने है। आप राजस्थान में चुनाव को देखते हुए नजर, अरे आपको पहले करना चाहिए था ना, पहले कर देते आप। राजस्थान में कम से कम कितनी सीटों पे लड़े? 3 तो लड़ रहे हैं, अब बताएंगे। और भी आप एक और बहुत बड़ा इश्यू है सर, ग्लोबल इश्यू है, पैलेस्टाइन और जो इजराइल के बीच में हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसको चुनाव से आप मुद्दा बना रहे हैं, उसको लगता है मुझे। आप
नहीं, आप चुनाव का उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं। क्या तो वाकई में मुद्दा है नहीं चुनाव? नहीं नहीं हिंदुस्तान में ये नहीं मुद्दा नहीं, है। अब आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैंप निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की तायीद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ओस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ओस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ओस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेट है। ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल बला में, आपने पेरीमीटर लगा दिया। 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोरेडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। हजारों बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत है और ब्राउन चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से ये लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर 1000 लोग मारे गए इसराइल में, और आप कंडेम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए, बल्कि इसराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है। उसमें 200 तक, मतलब करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। मगर सर ये क्लियरली वॉर बोल के बोल रहे हैं, तो इस पे आपका व्हाट डू लाइक टू स्टेट, बिकॉज दे आर कॉलिंग इट एज open war, not an escalation. Prime Minister also said it's an act of terror. And also they have And then they also said something else. आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 90 साल में कितने फलस्तीनी मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ओस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना, सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको।
मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है 90 साल से। 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो 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 उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही, आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, वो दूसरे इलाकों में क्यों नहीं कर रहे आप? विड्रॉ कर लेना सर, You think, क्या sir, क्या क्या विड्रॉ करें? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करें, कुछ विड्रॉ नहीं करे, You झूठ। think global powers have failed Palestine, sir? Yes, and it's a deliberate failure. It's a deliberate failure because it is they who were responsible for the implementation of Oslo Accord. And they had given a commitment that within 5 years, a new independent Palestinian country will come into existence. 30 years have passed. They remained as mute spectators when Israel entered into those areas and started building settlements. They became blind when the Palestinians were being butchered, when small children were killed and shot in their head. Who's the oppressor over here? From last 80 years, 90 years, issue is going on. So you believe this is resistance against the oppression? But Or it's a terrorist action? don't try to put words in my mouth. I have stated what I have to say. आप बोल रहे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोला कि छोड़ के चले जाओ, कहां जाएंगे? आप तो ओपन एयर जेल बना के रख दिए, 16 साल से ब्लॉकेट करके रख दिए गाजा को पूरा, किधर जाएंगे? ये सुनिए, 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए, मारे भी गए, इंजर्ड भी हुए। 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट? आप 1.5 लाख या तो कत्ल कर दिए गए या फिर इंजर्ड है, और 2008 से 33,000 बच्चे मारे गए उसमें। अब कौन है टेररिस्ट में, बताओ आप? आपका जो गाजा में है, आप गाजा के बाहर फैमिली विजिट नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, नौकरी नहीं मिलती, आप पानी में मच्छी नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते गाजा के बाहर, आप निकल नहीं सकते। अगर आप सिविलियन को मारेंगे और तो वही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं आप। वायलेंस के हम कंडेम करते, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर यह हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े ममालिक, सुपर पावर एकदम अपने मॉरल्स को दिखाते हैं। भाई ये 90 साल का मसला नहीं है क्या? क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्रिएट नहीं किया इसको? आप बताइए, इन चीजों को देखिए। सर 1000 टन बॉम्ब अभी तक गिराया गया है और 2000 म्यूनिशंस भी वहां पे गिराए गए हैं, और वो इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डिफेंड करेंगे। हाँ नहीं, आप 90 साल से तो आप मार रहे हैं ना फलस्तीनियों को। 1.5 लाख फलस्तीनियों को आपने या तो जान से मार दिया उनको, या इंजर्ड किया। 2008 से 33,000 फलस्तीनी बच्चों को आपने उनकी जान ले ली। उसका क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे उसको? सर वायलेंस को हम कंडेम कर रहे हैं, ट्रैकर नहीं चलाना, समझे ना, वो इसी के नाम से। मगर हकीकत ये है सर, व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? एंड आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी के मतलब अब अटल जी के वीडियो वायरल हो रहा है और पुराने अपना इंडिया का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अभी जो है वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? India should stand with the oppressed who have been oppressed from, and this is our policy also. 80-90 साल से उन लोगों को आप अप्रेस कर रहे हैं। इसराइल के साथ अपना रिलेशन भी देखिए, ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? और ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इजराइल की है, जिम्मेदारी इजराइल के कोर्ट में आती है।